नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 109 ये मनी बिल्स यानी धन विधेयकों के बारे में है और इसके लिए जो एक खास प्रक्रिया है उस पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी विषय पर है। अक्सर हम देखते हैं खासकर बजट के समय कि भाई ये टैक्स वाले या सरकारी खर्चे वाले बिल ये सब लोकसभा से ही पास होते दिखते हैं। तो सवाल उठता है कि राज्यसभा कहाँ है इसमें, मतलब राज्यों के सदन की भूमिका इतनी कम क्यों लगती है। तो आज जो भी हमारे पास स्रोत हैं उनके जरिए हम आर्टिकल 109 को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई लोकसभा को फाइनेंस के मामलों में इतनी शक्ति क्यों दी गई, क्या सोच थी इसके पीछे। और हाँ, एक और बात जो हमारी सामग्री में है कि कभी कभी यह तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि कोई बिल वाकई मनी बिल है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। बिल्कुल। अनुच्छेद 109 ये हमारी संसदीय प्रणाली का आप कह सकती हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब बात देश के पैसों की हो, वित्त के प्रबंधन की हो। और जो हमारे पास जानकारी है वो साफ बताती है कि ये अनुच्छेद लोकसभा को वित्तीय मामलों में एक निर्णायक बढ़त देता है और ये सोच समझकर किया गया है। हाँ, तो ये जो विशेष प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 109 आखिर ये है क्या? हमारी सामग्री क्या बताती है इसके मुख्य पॉइंट्स के बारे में? जी, जानकारी इसे काफी सीधे तरीके से बताती है। अनुच्छेद 109 की सबसे पहली, सबसे बुनियादी बात वो ये है कि कोई भी बिल जिसे धन विधेयक या मनी बिल माना जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा से इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। अच्छा, यानी पहला कदम हमेशा लोकसभा। ठीक है, तो फिर राज्यसभा, अगर बिल वहां शुरू ही नहीं हो सकता तो उनका रोल क्या है फिर? हाँ, यहीं पर वो खास प्रक्रिया आती है अनुच्छेद 109 की। सामग्री के अनुसार जब लोकसभा किसी मनी बिल को पास कर देती है तब उसे राज्यसभा भेजा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ विचार विमर्श और सिफारिशों के लिए। राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो अधिकार उनके पास नहीं है। रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये तो बड़ी बात है। तो फिर ये सिफारिशें देना, विचार करना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी है जैसा कुछ लोग सोचते हैं? ये अहम सवाल है। देखिए, राज्यसभा बिल पर बहस कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है, अपने सुझाव दे सकती है, जिन्हें सिफारिशें कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक टाइम लिमिट है, बहुत सख्त, सिर्फ 14 दिन। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ही बिल को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को लौटाना होता है। और अगर मान लीजिए राज्यसभा ने 14 दिन में बिल वापस नहीं भेजा तब? वापस नहीं आया लोकसभा में, तो दस्तावेजों के मुताबिक उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, उसी रूप में जिस रूप में लोकसभा ने उसे पहले पास किया था। मतलब राज्यसभा की देरी उसे रोक नहीं सकती। अच्छा, ये तो हुई टाइम लिमिट की बात। पर अगर राज्यसभा कुछ सुझाव देती है, कुछ सिफारिशें करती है, तब क्या लोकसभा को वो माननी पड़ती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लोकसभा की जो सर्वोच्चता है वो फिर से दिखती है। जैसा हमारी अध्ययन सामग्री बताती है, लोकसभा पूरी तरह से आज़ाद है। वो राज्यसभा की भेजी किसी भी सिफारिश को या सभी सिफारिशों को मान भी सकती है और खारिज भी कर सकती है। अगर लोकसभा सुझाव मान ले तो बिल उस बदले हुए रूप में पास माना जाता है, और अगर लोकसभा सुझाव ना माने तो बिल अपने ओरिजिनल रूप में, जैसा लोकसभा ने पहले पास किया था, वैसा ही दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो फाइनेंस के मामलों की चाबी पूरी तरह लोकसभा के हाथ में है। राज्यसभा की भूमिका एक सलाहकार जैसी ज्यादा लगती है। उनके सुझाव मानो या ना मानो, मर्जी लोकसभा की। क्या श्रोताओं इस पावर बैलेंस पर और कुछ बताते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि भाई वित्तीय मामलों में आखिरी फैसला लेने का हक उस सदन के पास है जिसके सदस्य सीधे जनता चुनती है, यानी लोकसभा। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक गहरा संवैधानिक सिद्धांत है। हाँ, और ये सिद्धांत क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये शक्ति क्यों इतनी बड़ी है, इसे समझने के लिए शायद पहले ये जानना जरूरी है कि धन विधेयक होता क्या है। मतलब कौन से विषय हैं जो किसी बिल को मनी बिल बना देते हैं। हमारी सामग्री क्या कहती है इस पर? जी, सामग्री इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट देती है। मूल रूप से मनी बिल वो है जिनका मुख्य लेना देना वित्तीय मामलों से हो, जैसे कि कोई भी टैक्स लगाना, हटाना, उसमें बदलाव करना या उसे रेगुलेट करना। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स के स्लैब बदलना हो, या मान लीजिए जीएसटी की दरों में कोई फेरबदल करना हो,
तो इनसे जुड़े बिल मनी बिल होंगे। फिर भारत सरकार का पैसा उधार लेना या किसी लोन के लिए गारंटी देना, ये भी इसी में आता है। अच्छा, टैक्स और उधार। और फिर है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां सरकार की सारी कमाई जमा होती है। या फिर आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड, जो अचानक आए खर्चों के लिए होती है। इनकी देखरेख करना, इनमें पैसा डालना या इनसे पैसा निकालना, ये सब मनी बिल के दायरे में आता है। और हाँ, संचित निधि से पैसा निकालना यानी एप्रोप्रिएशन, मतलब सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, योजनाओं के लिए पैसा देना, जैसा हम बजट में देखते हैं। सरकारी खर्चों का आवंटन यानी बजट, ये तो बहुत ही बड़ा एरिया हो गया। इसमें क्या सैलरी वगैरह भी आती है? रिचर कहते हैं। हाँ। इन पर संसद में वोटिंग नहीं होती, ये सीधे फंड से दिए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की सैलरी भत्ते, सीएजी के वेतन भत्ते और सरकार के लोन से जुड़े खर्चे। किसी नए खर्चे को इस कैटेगरी में डालना भी मनी बिल के दायरे में आ जाता है। मतलब संक्षेप में, सरकार के पैसे के आने जाने और उसके मैनेजमेंट से जुड़ा लगभग हर जरूरी पहलू मनी बिल की परिभाषा में आ सकता है। ठीक है, ये दायरा तो सच में काफी बड़ा है। अब यहाँ ये समझना दिलचस्प होगा, जैसा सामग्री भी इशारा करती है, कि ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या थे, संविधान सभा में क्या सोचा गया था इस पर। हाँ, सामग्री इस पर काफी रोशनी डालती है। बताती है कि संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए सामग्री कहती है कि उनका मुख्य तर्क ये था कि फाइनेंस पर, यानी जनता के पैसे पर, आखिरी कंट्रोल उसी सदन का होना चाहिए जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो, और वो सदन है लोकसभा। अच्छा, उनका मानना था कि क्योंकि टैक्स तो जनता देती है, तो टैक्स लगाने और खर्च करने का जो फाइनल अधिकार है वो भी जनता के सीधे चुने हुए नुमाइंदों के पास ही होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ संविधान बनाने वालों की सोच दिखती है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वो जो पुराना सिद्धांत है ना, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, उसी की एक तरह से अभिव्यक्ति है। सामग्री के हिसाब से उनका मानना था कि राज्यसभा, जिसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती बल्कि राज्यों की विधान सभाएं चुनती हैं, उसे वित्तीय मामलों में वीटो पावर देना इस सिद्धांत के खिलाफ होता। इसलिए राज्यसभा को सलाह देने का अधिकार तो दिया, लेकिन फैसले को रोकने या बदलने का आखिरी अधिकार नहीं दिया। क्या हमारी सामग्री में किसी और देश की व्यवस्था का भी जिक्र है? मतलब कहीं से ये आइडिया लिया गया? हाँ, सामग्री बताती है कि ये प्रावधान काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय परंपरा से प्रभावित है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, जो हमारी लोकसभा जैसा है, उसे वित्तीय मामलों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कुछ हमारे राज्यसभा जैसा है, उस पर साफ तौर पर बढ़त हासिल है। वहां भी मनी बिल्स पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दखल बहुत सीमित होता है। तो ये एक तरह से स्थापित वैश्विक लोकतांत्रिक परंपरा के भी अनुरूप है। तो ये तो हुई सिद्धांत और इतिहास की बात। अब जरा आज की बात करें। आज के समय में ये अनुच्छेद काम कैसे करता है? क्या सामग्री में कुछ ठोस उदाहरण है इसके? हाँ, बिल्कुल। व्यवहारिक उदाहरण तो है ही। सबसे बड़ा और रेगुलर उदाहरण तो हर साल आने वाला हमारा केंद्रीय बजट है। सामग्री बताती है कि पूरी बजट प्रक्रिया, जिसमें फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल शामिल होते हैं, वो अनुच्छेद 109 के तहत ही चलती है। वित्त मंत्री बजट लोकसभा में पेश करते हैं, वहां पूरी बहस वोटिंग के बाद पास होने पर इसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन में अपने सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना न मानना लोकसभा पर है, और आखिर में लोकसभा के फैसले के हिसाब से ही बजट कानून बनता है। जैसे हाल के बजट, मान लीजिए 2024 का बजट, उसका भी जिक्र है सामग्री में। प्रक्रिया से गुजरा, लोकसभा में पेश हुआ, फिर राज्यसभा गया और अंत में लोकसभा ने ही उसे फाइनल किया। इसी तरह एक और बड़ा उदाहरण जो सामग्री देती है वो है 2017 का जीएसटी कानून, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसे भी धन विधेयक के तौर पर ही पेश किया गया था। उस समय भी राज्यसभा ने कुछ सुझाव दिए थे। जानकारी के मुताबिक कुछ सरकार ने माने, कुछ नहीं माने, लेकिन बिल पास हो गया क्योंकि आखिरी फैसला लोकसभा का था। सामग्री में शायद एक काल्पनिक टैक्स बिल का भी उदाहरण है, प्रक्रिया को और आसानी से समझाने के लिए। हाँ, वो उदाहरण प्रक्रिया के स्टेप्स को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए सरकार को लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उन पर टैक्स कम करना है और इसके लिए एक नया कानून लाना है। पहला कदम, ये बिल सिर्फ लोकसभा में आएगा, वहां बहस होगी, वोटिंग होगी, मान लीजिए पास हो गया। ठीक। दूसरा कदम,
अब इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिन है सोचने और सुझाव देने के लिए। हो सकता है राज्यसभा कहे कि टैक्स और कम करो। तीसरा कदम, बिल वापस लोकसभा आएगा। अब लोकसभा देखेगी राज्यसभा के सुझाव। लोकसभा चाहे तो सुझाव मान ले और टैक्स और कम कर दे, या फिर सुझाव को नजरअंदाज कर दे और अपने मूल प्रस्ताव पर ही रहे। दोनों ही हालतों में लोकसभा का फैसला आखिरी होगा और बिल पास माना जाएगा। और अगर राज्यसभा ने 14 दिन में कुछ नहीं किया या बिल रोकने की कोशिश की, तब भी वो लोकसभा द्वारा पास किए गए रूप में ही कानून बन जाएगा। ये प्रक्रिया तो एकदम साफ लग रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सामग्री ये भी बताती है कि इस पूरी व्यवस्था पर कभी-कभी गहरे विवाद भी हो जाते हैं। वो किस तरह के विवाद होते हैं? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है और अक्सर राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता है। सामग्री बताती है कि विवाद का मुख्य कारण अक्सर ये होता है कि क्या कोई खास बिल जिसे सरकार मनी बिल बताकर ला रही है, वो सच में संविधान की परिभाषा के हिसाब से मनी बिल है भी या नहीं। कई बार विपक्ष या संवैधानिक जानकार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ ऐसे बिलों को भी, जिनमें वित्तीय मामलों के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, उन्हें जानबूझकर मनी बिल बनाकर पेश करती है। अच्छा, ऐसा करने से सरकार को क्या फायदा होता है? मतलब मंशा क्या हो सकती है? इसका सबसे बड़ा फायदा, जैसा सामग्री इशारा करती है, वो है राज्यसभा को एक तरह से बाईपास करना। देखिए, अगर कोई बिल सामान्य बिल है, मनी बिल नहीं, तो उसे कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बराबर पास होना जरूरी है। राज्यसभा उसमें बदलाव कर सकती है, उसे नामंजूर कर सकती है या उसे रोक सकती है कुछ सीमाओं के साथ। अगर दोनों सदनों में सहमति ना बने तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जहाँ वैसे तो लोकसभा का नंबर ज्यादा होने से सरकार का पल्ला भारी रहता है, पर फिर भी ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर किसी बिल को मनी बिल घोषित कर दिया जाए तो जैसा हमने अभी समझा, राज्यसभा की शक्तियां लगभग खत्म हो जाती हैं। वो ना बिल रोक सकती है, ना अपनी मर्जी से बदलाव करवा सकती है। 14 दिन में सुझाव दो जो शायद माने ना जाए, वरना बिल अपने आप पास। क्या सामग्री में ऐसे किसी विवादित बिल का उदाहरण है जिसे मनी बिल के रूप में पेश किया गया हो? हाँ, सामग्री 2016 के आधार अधिनियम का जिक्र करती है। ये एक प्रमुख उदाहरण है। उस समय की सरकार ने आधार बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया था। इस पर बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद हुआ था। आलोचकों का कहना था, जिनमें कई विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे, कि भाई आधार का मुख्य मकसद तो नागरिकों को एक यूनिक आईडी देना है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी सब्सिडी या लाभ जो संचित निधि से दिए जाते हैं के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने जैसे कई और कामों के लिए भी जरूरी किया जा रहा है। इसलिए यह सिर्फ एक वित्तीय मामला नहीं है, इसे सामान्य बिल की तरह दोनों सदनों से पास होना चाहिए था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। ये तो वाकई एक बहुत अहम और संवेदनशील मुद्दा है। तो फिर ये तय कौन करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? इसका कोई फाइनल अथॉरिटी है? संविधान में इसका साफ प्रावधान है। अनुच्छेद 110 सब क्लॉज 3 आर्टिकल 110(3) इसके अनुसार अगर ये सवाल उठता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के स्पीकर का फैसला आखिरी होगा। जब कोई मनी बिल राज्यसभा को भेजा जाता है या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है, तो उस पर स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लगा होता है कि ये मनी बिल है और इसी सर्टिफिकेट को अंतिम माना जाता है। तो क्या स्पीकर के निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो अनुच्छेद 110 के 3 स्पीकर के फैसले को फाइनल कहता है, लेकिन जैसा आधार मामले में हुआ, स्पीकर के फैसले की भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, यानी उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि हमारी अध्ययन सामग्री ये भी बताती है कि अदालतें आमतौर पर संसद के अंदरूनी कामकाज और स्पीकर के सर्टिफिकेशन में बहुत कम दखल देती हैं, जब तक कि ये बहुत ही साफ ना हो कि वर्गीकरण बिल्कुल गलत या किसी दुर्भावना से किया गया है। आधार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अंत में बहुमत से आधार को मनी बिल मानने के स्पीकर के फैसले को सही ठहराया था, हालांकि जजों में इस पर मतभेद भी थे। तो यहाँ एक तरह का नाजुक संतुलन दिखता है। एक तरफ सरकार को अपना फाइनेंशियल एजेंडा लागू करने के लिए एक तय और असरदार प्रक्रिया चाहिए, जो अनुच्छेद 109 देता है। दूसरी तरफ ये चिंता भी है
कि कहीं इस खास प्रक्रिया का इस्तेमाल करके राज्यसभा की जो संवैधानिक भूमिका है उसे कमजोर तो नहीं किया जा रहा। सामग्री इस संतुलन को कैसे देखती है? बिल्कुल, ये एक क्लासिक संवैधानिक संतुलन का सवाल है। सामग्री दिखाती है कि अनुच्छेद 109 का मकसद वित्तीय स्थिरता लाना है और सरकार को अपना काम असरदार ढंग से करने देना है, खासकर उन मामलों में जहां जनता के पैसे का सवाल हो। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि भाई वित्तीय मामलों में चुनी हुई सरकार को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन साथ ही सामग्री ये चिंता भी सामने लाती है कि मनी बिल की परिभाषा की जो व्याख्या है और उसका जो इस्तेमाल है उसमें अस्पष्टता या ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह से बचना चाहिए। ये पक्का करना ज़रूरी है कि इस ताकतवर टूल का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं बिलों के लिए हो जो वाकई संविधान की भावना के हिसाब से मनी बिल हों, ताकि राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और बिलों पर एक अलग नज़रिया ला सकती है, उसकी विधायी समीक्षा की भूमिका पूरी तरह से बेमतलब ना हो जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, मतलब इसका कुल मतलब क्या है? जैसा हमने हमारी सामग्री में देखा, अनुच्छेद 109 वित्तीय कानून बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा को साफ तौर पर सबसे ऊपर रखता है। ये व्यवस्था इस लोकतांत्रिक विचार पर आधारित है कि जनता के पैसे पर अंतिम नियंत्रण जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें तो सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा है। ये सिद्धांत पक्का करता है कि कार्यपालिका यानी सरकार वित्तीय मामलों में संसद के प्रति और खास तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह बने रहें। सरकार अपनी मर्जी से न टैक्स लगा सकती है, न पैसा खर्च कर सकती है। उसे हर कदम पर लोकसभा की मंजूरी चाहिए। इस सारी जानकारी के आधार पर हमारी सामग्री एक सोचने लायक बिंदु भी सामने रखती है कि क्या मनी बिल की जो परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है उसे और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है, या शायद उसकी व्याख्या को लेकर कुछ और दिशा निर्देश तय करने की जरूरत है। ये सवाल हमें लोकसभा के निर्विवाद वित्तीय अधिकारों और राज्यसभा की समीक्षा वाली भूमिका के बीच के नाजुक संतुलन पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। क्या मौजूदा व्यवस्था इस संतुलन को सही ढंग से साध रही है, या भविष्य में इसमें किसी सुधार या स्पष्टीकरण की गुंजाइश है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहस चलती रहेगी।